नमस्कार दोस्तों, हम सिलेबस की सामान्य समझ हम खुद में विकसित करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। आशा है आप इस प्रयास को पसंद कर रहे होंगे। आज हम इस पर बात करेंगे। मुख्य परीक्षा पेपर तीसरा, यूनिट तीसरी, पार्ट दूसरा, और इस पूरे पार्ट को जो शीर्षक दिया गया है उस शीर्षक का नाम है व्यवहार। इस व्यवहार शीर्षक में कई सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं जो हमारे सामान्य व्यवहार से संबंधित है, और शायद इस व्यवहार वाले टॉपिक को आपके सिलेबस में शामिल करने की रेलेवेंसी भी यही है, क्योंकि एक प्रशासक के रूप में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक कटिंग एज लेवल पे काम करता है प्रशासक। एक तरफ राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक नेतृत्व नीति बनाता है, दूसरी तरफ जनता पॉलिसीज की परफॉर्मेंस की डिमांड करती है, एग्जीक्यूशन की डिमांड करती है। आप ब्रिज का काम करते हैं। जो ब्रिज होता है, आप ब्रिज पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के बीच में ब्रिज के रूप में काम करते हैं। तो आप पे बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए शायद व्यवहार के कुछ ऐसे विषय जो आपको वास्तविक अपने कैरियर के, जब आप आरएस के रूप में या और किसी सेवा में काम करेंगे तो आपके लिए हो सकता है कि ये सैद्धांतिक ज्ञान आपके उस समय भी सहायक साबित हो, लेकिन ये बातें बाद में करने की हैं। पहले हम इन शब्दों का अर्थ हल्का हल्का समझ लें ताकि हमारे जो सिलेबस की समझ है वो थोड़ी और आगे बढ़े और हम इस सिलेबस को समझने का ये जो अपना प्रोग्राम है थोड़ा जल्दी खत्म कर सकें। पहला टॉपिक आपका दिया गया है बुद्धि। बुद्धि मानसिक कुशलता, सोचने की, समझने की, विचार करने की, तर्क करने की, यही मानसिक क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि नाम सुनते ही हम सोचते हैं होशियार, ज्यादा नंबर, तेज बच्चा। आप जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बुद्धि को के कई आयाम बताए हैं। उन्होंने कहा कि कोई एक आयामी प्रक्रिया नहीं है, बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है। उसमें कुछ आयाम आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। पहला है संज्ञानात्मक बुद्धि, अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। इसका मतलब तर्क करना, विचार करना, गणितीय प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये सारी अगर आप में मानसिक कुशलता है, मानसिक दक्षता है, मतलब आप में कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है। दूसरी इंटेलिजेंस है भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि का मतलब है कि आप स्वयं की भावनाओं को समझते हैं, सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो कि आपको स्वयं को अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़े तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप में ऐसी दक्षता और कुशलता है, मानसिक दक्षता और कुशलता, मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, आप भावनात्मक बुद्धि से संपन्न प्राणी हैं। तीसरी इंटेलिजेंस का इसमें नाम दिया गया है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप सोसाइटी के बारे में कितना जानते हैं, सोसाइटी, हमारे आसपास के आस पड़ोस में रहने वाले कितने लोगों के नाम जानते हैं। सोशल जो कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, विवाह समारोह है, उनमें आप कितना प्रभावी तरीके से हिस्सेदारी करते हैं और कॉन्फिडेंटली उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं अगर कोई भी समारोह होता है तो अगर आप ऐसे प्राणी हैं, ऐसे आदमी हैं, मतलब आप सामाजिक बुद्धि से संपन्न प्राणी हैं। यानी व्यक्ति की वह मानसिक दक्षता, कुशलता, क्षमता कि वो लोगों के नाम याद रख सकता हो, प्रथाओं के बारे में जानता हो, हमारे जो सामाजिक समारोह हैं उनके बारे में जानता हो, हमारे सामाजिक मूल्यों के बारे में जानता हो और समझ रखता हो, मतलब वो सामाजिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति है। अगली बुद्धि है सांस्कृतिक बुद्धि। सांस्कृतिक बुद्धि व्यक्ति को क्या करती है कि दूसरी संस्कृतियों में भी आत्मविश्वास से रहने की, वहां काम करने की, उन संस्कृतियों के प्रति समझ विकसित करने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे यहाँ का आदमी यूरोप में जाके भी यूरोप की संस्कृति के प्रति किसी भी प्रकार के नकारात्मक पूर्वाग्रह का शिकार ना होकर, अपनी संस्कृति को कोई हावी ना करके और एक स्वाभाविक आत्मविश्वास के साथ, अपनी पूरी कुशलता के साथ अगर काम कर पा रहा है, मतलब वो इस कल्चरल इंटेलिजेंस से
संपन्न प्राणी है। कल्चरल इंटेलिजेंस का महत्व है वर्तमान संदर्भ में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आने के बाद इंडिया का आदमी अफ्रीका में काम कर रहा है, अफ्रीका का यूरोप में कर रहा है, यूरोप का जापान में कर रहा है, जापान का चाइना में कर रहा है। अगली इंटेलिजेंस आपको पूछी जाती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसमें व्यक्ति की में इतनी क्षमता डेवलप हो जाती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के परे क्या है, मेरा और इस जीवन का, इस दुनिया का आपसे क्या संबंध है, मैं इस दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। इस प्रकार की अगर किसी में बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाए, मतलब वैसी बौद्धिक क्षमता ही आध्यात्मिक बुद्धि का कही जाती है। अगर हम उदाहरणों से समझना चाहें तो जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, शायद इन लोगों में इस आध्यात्मिक बुद्धि का विकास हो गया था। आध्यात्मिक गुरु जो वर्तमान में चर्चा में रहते हैं, उसको आप आध्यात्मिक बुद्धि के साथ कनेक्ट मत कर लेना। अगला दोस्तों आपके इस सिलेबस में शामिल है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब है आपके आचार, विचार और व्यवहार, यही आपका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का अर्थ है आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप दिमाग में विचार विमर्श आपके चलते रहते हैं, कैसा आपका शारीरिक आकार प्रकार और बनावट है, यही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व में फिर आगे दिया गया है डिटरमिनेंट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो हम जो हैं आज वो किस आधार पे हैं, जीन्स के आधार पे, डीएनए के आधार पे, हम किस स्कूल में पढ़े, कौन सी सोसाइटी में हमारा पालन पोषण हुआ, हम किस माध्यम की स्कूल में पढ़े, हम कैसे संगठनों से जुड़े, ये सारे प्रभाव मिलकर हमें एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में विकसित करते हैं। फिर आगे आपके सिलेबस में है ट्रेट। ट्रेट का मतलब है हमारे जो निश्चित पैटर्न है किसी व्यक्ति में कि ये इसी प्रकार से सोचता है, ऐसे इसकी इमोशनल बिहेव है, ऐसे ये बात करता है। तो एक विशिष्ट पैटर्न होता है हर व्यक्ति में। उन पैटर्न्स को, वो जो विशेषताएं होती हैं उनकी निश्चित, उनको कहते हैं ट्रेट्स, विशिष्टताएं या विशेषक। एक वर्ड आपके सिलेबस में दे रखा है टाइप, यानी ट्रेट्स के आधार पे फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने टाइप्स बनाए। जैसे उदाहरण के साथ समझें, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब एकांगी, एकांत में रह के आराम से रहता है, समूह में जाते ही असहज महसूस करता है। एक्सट्रोवर्ट अकेला रहता है, असहज हो जाता है, लेकिन जो ही समूह में बैठता है कॉन्फिडेंटली बात करता है, परफॉर्म करता है। अगला वर्ड दे रखा है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मूल्यांकन, यानी व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो भाई आप जब साक्षात्कार देंगे तीसरे चरण में, तो वो आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन है काफी हद तक। इसी तरह साइकोलॉजिस्टों ने, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो अपना पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की बहुत सारी विधियां विकसित कर ली हैं, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं, उनके संगठन से संबंधित जो जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, वैसे व्यक्तित्व के लिए उन्होंने एक फिक्स टेस्ट डेवलप करवा रखे हैं। वो आपका कभी इंटरव्यू लेते हैं, कभी सिमुलेशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, इस आधार पे आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, और जो उस संगठन के हिसाब से उनको उचित लगता है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, इंडक्ट कर लेते हैं। अगला वर्ड दे रखा है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है सीखना। सीखने का सीधा सीधा अर्थ है कि आपके विचार में और व्यवहार में अगर निश्चित परिवर्तन, परमानेंट चेंज आ जाता है, उसी को हम सीखना कहते हैं। साइकिल चला के एक बार प्रैक्टिस करके, 2 बार प्रैक्टिस करके, तीसरी बार अगर आदमी इधर उधर बात करते हुए भी साइकिल चलाने लग गया, मतलब परमानेंट चेंज आ गया, मतलब वो सीख गया। अगला वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके हृदय में एक उत्साह, ऊर्जा, जिसके आधार पे आप काम करते हैं, वही क्या है, उसी को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मुझे भूख लगी, प्यास लगी,
ये भी एक अभिप्रेरणा का कारण हो सकता है। आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, ये आपके लिए एक अभिप्रेरणा का कारण बन सकता है। अगला वर्ड है स्टाइल ऑफ लर्निंग। लर्निंग की तरीके, कोई आदमी क्या अर्जित करना चाहता है, क्या उसका लक्ष्य है, उसके आधार पे अलग अलग तरीके हैं। एथलेटिक्स में अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर, नीरज चोपड़ा व्यायाम करके लर्निंग करेगा, आप पढ़ लिख के लर्निंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके, जिसको संगीतकार बनना है वो इंस्ट्रूमेंट से खेल कर लर्निंग करेगा। तो ये कई प्रकार दे रखे हैं आपकी किताब में, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे जब विस्तृत रूप से इस पार्ट का अपन एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अगला है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है मस्तिष्क में एक ऐसी सूचना, हिंदी में मेमोरी को कहते हैं स्मृति, ऐसी सूचना जो आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से उपस्थित है और जिसको आप जरूरत के समय वापस याद कर सकते हो, उस सूचना को कहते हैं स्मृति। सूचना अगर है भी, लेकिन अगर आप उसको आवश्यकता के समय उसको याद नहीं कर पाए, रिट्रीव नहीं कर पाए, मतलब उसको स्मृति नहीं कहा जा सकता, फिर वो चली जाती है फॉरगेटिंग। अब आपका अगला टॉपिक यही है, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के क्या कारण हैं? लंबे समय पहले हमने कोई सूचना सुनी, पढ़ी, देखी, फॉरगेट हो जाती है। अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया, उसको रीइंफोर्स नहीं किया, यानी बार बार उसको उस बात किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया, तो फिर उसको भूल जाएंगे। अगर कोई दुर्घटना अपने साथ हो गई या कोई इमोशनली अपने को किसी ने हर्ट कर दिया, तो उसको हम जानबूझकर भूलते हैं। तो किताब में पूछा गया है फॉरगेटिंग के क्या कारण है? सीधे सीधे से कारण है, इसमें कोई ज्यादा साइकोलॉजिकल तरीके से सोचने की या ऐसे भी कोई कारण नहीं है कि आप किताब में पढ़े बगैर उनको, किसी से सुने और समझे बगैर उनको याद नहीं कर सकते। अगला वर्ड है असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन, कि कोई आदमी मोटिवेशन के किस लेवल पर है। तो नीड हायरार्की भी के आधार पे भी हम व्यक्ति के मोटिवेशन लेवल का असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई अब ये तनख्वाह बढ़ाने से काम नहीं करेगा, अब इसको कोई ऐसा रिवार्ड देना पड़ेगा चाहे जिसकी मटेरियल वैल्यू कुछ नहीं हो, लेकिन एक ये इस प्रकार का कोई इसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जो सरकारी कार्यालय हैं या स्कूलों में भी बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। उस सर्टिफिकेट की अगर उसको कोई पूंजीगत महत्व नहीं है, उसका कोई ये नहीं कि उसको सर्टिफिकेट को बाजार में बेच के वो बच्चा लाखों अरबों रुपए कमा लेगा, नहीं, लेकिन वो उसको मोटिवेट करता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी रहते हैं, कुछ एम्प्लॉय किसी दूसरी बात से, कुछ लोग जैसे डर के कारण मोटिवेट, अगर आप उनको धमकी दे देते हो तो वो काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, किसी की प्रशंसा करते हो तो मोटिवेट हो जाते हैं। तो मनोविज्ञान में कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिसके आधार पे हम मोटिवेशन के लेवल, कौन आदमी किस लेवल पे है मोटिवेट, वो किस चीज से मोटिवेट हो सकता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगला वर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है कि हमें शारीरिक रूप से कोई दबाव महसूस हो रहा है, मानसिक रूप से कोई दबाव महसूस हो रहा है, या भावनात्मक हम किसी परेशानी का शिकार है, उसी को तनाव कहा जाता है। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कोई भी दबाव जो हम निरंतर फील करते हैं उसे कहते हैं तनाव। तनाव का प्रकार का मतलब है कि कोई जैसे सरदर्द हो रहा, वो अचानक होना शुरू हो गया। कुछ ऐसे दबाव हैं जो लंबे समय तक, अगर कोई लंबे समय तक बीमार रहता है या माइग्रेन रहता है, तो कुछ तनाव थोड़े सी देर के लिए आते हैं, कुछ तनाव लंबे समय के लिए रहते हैं। सोर्सेज बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चोट लग गई तो भी हो सकता है, और कोई हमारा प्रिय मित्र अगर हमसे बिछड़ गया तो भी हो सकता है। अगला वर्ड है सिम्टम। सिम्टम आपको कोई व्यग्र, किसी को गुस्सा ज्यादा आना, कोई बीमार हो जाना। अगला वर्ड है इफेक्ट। उसकी दक्षता में कमी आएगी, उसकी क्षमता में कमी आएगी, उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गिर जाएगा। अगला वर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां, ऐसा क्या काम किया जाए कि जो स्ट्रेस का लेवल है उसको मिनिमम लेवल पे रखा जा सके।
जैसे आजकल कहते हैं योग से रख सकते हैं, व्यायाम करके रख सकते हैं, आप अच्छी हॉबी विकसित करके, और आप ज्यादा पढ़कर भी अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहते हैं, किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि एक निश्चित लेवल तक का जो स्ट्रेस है वो आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आप भी अपनी पढ़ाई के प्रति स्वयं में एक हल्का फुल्का निरंतर दबाव महसूस करते रहिए, वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। अगला वर्ड है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। दोस्तों, पहले ये माना जाता था कि जो मानसिक रूप से, गांव में आपने अगर नहीं देखा होगा तो जो मानसिक रूप से थोड़ा अटपटा व्यवहार करता था तो उसको लोग एकदम अवॉइड करते थे कि ये ऐसे ही है। लेकिन आजकल ये माना जाता है कि लोगों को इस तरीके से सक्षम बनाओ कि वो स्वयं की जो मानसिक, जो अगर उसमें कोई मानसिक उसको दबाव महसूस हो रहा हो तो उसको मैनेज कर सके, उसका इलाज करवा सके, ऐसी परिस्थितियां विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास निरंतर बार बार जाकर खुद को चेक करवाएं, कहीं वो किसी मानसिक प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है। तो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ का बेसिक मतलब ये है कि सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियां विकसित करना ताकि लोग किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी के शिकार ही ना हो। दोस्तों, आज इस व्यवहार का जो पार्ट है, इसमें जितने भी शब्द थे हमने उनके नाम मैंने बोले, आपने सुने। अब मेरा आपको एक विशिष्ट सलाह है कि कुछ हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को बुक में लिखना, अगर कोई परिभाषा आपने बना पाए हो तो उसको लिख लेना, या अपने मन से 100 या 50 या 200 शब्द जब तक अगला एपिसोड नहीं आता है तब तक इस दौरान आप लिखने का प्रयास करना, आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, चलते हैं।